हम लोग पार्ट 2 पढ़ना स्टार्ट किए हैं, है ना। और उसमें जो पहला यूनिट है बाल कानून, मतलब बच्चों संबंधित जो कानून है उसको पढ़ना शुरू किए हैं। और उसमें जो सबसे पहला कानून हम पढ़ रहे हैं वो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, थोड़ा सा ऐसी ओवरव्यू आपको दे रहा हूं क्योंकि 2 क्लास हो गई है उसमें। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो है, पहली क्लास में मैंने बताया था कि आखिर मानव अधिकार क्या होता है ना, और ये एक्ट क्यों लाया गया। तो जैसे नाम से स्पष्ट है, मानव के अधिकार। लेकिन मानव अधिकार क्या है, इसको परिभाषित किया गया इस अधिनियम की धारा 2D में। और ये अधिनियम कहता है, इसकी धारा 2D ये कहती है, 2D समझ रहे हो ना, हाँ, मतलब धारा 2 और ये D ऐसा। तो इस अधिनियम की धारा 2D ये कहती है कि मानव अधिकार किसी भी व्यक्ति के प्राण, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े हुए ऐसे अधिकार जिसकी गारंटी संविधान देता है देने की, जो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं का भाग है, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट, ठीक, और जिसे न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, वो मानव अधिकार है। मतलब एक व्यक्ति के जीवन, उसकी स्वतंत्रता और समानता और उसकी डिग्निटी, गरिमा, उसकी इज्जत से संबंधित जो अधिकार है वो मानव अधिकार है। लेकिन मानव अधिकार की गारंटी कौन देता है? संविधान देता है, ठीक। और मानव अधिकार या तो संविधान द्वारा गारंटेड होंगे, इसके अलावा वे अधिकार जो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं में है। अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा का मतलब यह होता है कि विश्व में यूएनओ के जितने सदस्य देश हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के, उन सभी सदस्य देश के लिए यूएनओ समय समय पर निर्देश जारी करती है कि उन्हें कौन से राजनीतिक अधिकार देने चाहिए अपने नागरिकों को, कौन से सांस्कृतिक अधिकार देने चाहिए, कौन से सामाजिक अधिकार देने चाहिए, कौन से आर्थिक अधिकार देने चाहिए। तो यही जो निर्देश दिए जाते हैं यूएनओ के द्वारा, जिसमें सारे सदस्य देश सहमत होते हैं, उसी को अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा कहा जाता है। समझ गए? और मानव अधिकार क्या होने चाहिए? न्यायालय में चैलेंजेबल होने चाहिए। मतलब कोर्ट में अगर आपको आपके मानव अधिकार कोई नहीं दे रहा है तो आप न्यायालय में जाकर के उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ये मानव अधिकार है, समझ पाए? तो मानव अधिकार बेसिकली क्या है? बस आप इतना समझिए कि किसी व्यक्ति के जीवन, उसकी स्वतंत्रता, समानता और उसकी इज्जत, गरिमा से जुड़े हुए अधिकार मानव अधिकार है। मानव अधिकारों की गारंटी, मतलब मानव अधिकार कहां कहां मिलेंगे? तो एक तो संविधान द्वारा गारंटेड होंगे, दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं में होंगे, इंटरनेशनल कोवेनेंट में, और तीसरा कि अगर आपको मानव अधिकार नहीं देती देश की सरकार तो आप न्यायालय में भी जा सकते हैं। तो ये आपका न्यायालय में प्रवर्तनीय होता है। तो ये हमने देखा था। इन्हीं मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण देने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लाया गया है। बेहतर संरक्षण देने के लिए। देखिए, मानव अधिकारों को संरक्षण देने के लिए तो सामान्य कानून है ही, जैसे पहले आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह थे। कोई आपके मानव अधिकार का उल्लंघन करेगा, कोई आपकी गरिमा को भंग करेगा, अपमान करेगा, तो डिफेमेशन का केस, मानहानि केस पहले भी कर सकते थे, अब भी कर सकते हैं। तो मानव अधिकारों को संरक्षण देने के लिए कानून तो हमारे पास था, लेकिन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो है, मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण देने के लिए किया गया। अब बेहतर संरक्षण कैसे देंगे? तो जैसे पहले संरक्षण कैसे दे रहे थे कि मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ तो आप पुलिस के पास जाइए, थाने में रिपोर्ट लिखवाइए। पुलिस के पास ऐसे ही बहुत सारे काम है, तो पुलिस जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होती है उसको पहले ज्यादा तवज्जो देगी। तो बेहतर संरक्षण देने के लिए जैसे पहले पुलिस के पास आप जाएंगे, तो वैसे ही अब क्या कर दिया गया, आपकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग की व्यवस्था कर दी। तो ये अधिनियम जो है बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग की व्यवस्था करता है। दूसरा, जैसे पहले था, इस कानून के पहले तो सामान्य न्यायालय में आप जाएंगे तो वहां पर तो बहुत सारे केस हैं। इसमें बेहतर संरक्षण देने के लिए क्या किया गया कि अलग से मानव अधिकार न्यायालय भी बनाया गया। तो कुल मिलाकर के ये अधिनियम जो है मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण देने के लिए 3 प्रमुख कार्य करता है। एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एक राज्य मानव अधिकार आयोग और एक आपका मानव अधिकार न्यायालय। इस पूरे एक्ट में 8 चैप्टर है, जिसके चैप्टर नंबर 2 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, चैप्टर नंबर 5 में राज्य मानव अधिकार आयोग और चैप्टर नंबर 6 में मानव अधिकार न्यायालय के बारे में बताया गया। ठीक, अब
जो पहला चैप्टर है वो प्रारंभिकी है, उसमें बताया गया कि ये एक्ट कब से प्रारंभ हुआ। जो अंतिम चैप्टर है उसमें मिसलेनियस चीजें रखी गई, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम इन्हीं को चैप्टर 2 और चैप्टर 5 को एक साथ मिला करके पढ़ रहे थे। मानव अधिकार मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग को हम कंबाइंड करके पढ़ रहे थे, ठीक। तो जैसे जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानव अधिकार आयोग, ये मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर नंबर 2 में है और ये चैप्टर नंबर 5 में है, ठीक। ये चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 3 से लेकर 11 के बीच में है ना, और ये चैप्टर 5 में सेक्शन 21 से लेकर के 29 के बीच में। हम सेक्शन सारे याद कर लिए थे, बस इसको डिटेल कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 2 में 3, 4 मतलब धारा 3 और 4 हम कल पढ़े थे। धारा 3 में क्या था आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, और यहां पर वैसी धारा 21 में क्या है, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन केंद्र सरकार करती है और राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार करती है। और ये जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वो एक अध्यक्ष, 12 सदस्य और एक महासचिव से मिलकर के बनता है। कल पढ़े थे अपन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होंगे, 12 सदस्य होंगे और आपका एक महासचिव होंगे। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार करती है, ठीक, और इसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य और एक सचिव होते। तो कल हमने ये देखा था। उसके बाद नियुक्ति हमने देखा था, ठीक है, मतलब इसमें जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट, ये हमने देखा था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यहां तक देखे थे अपन, समझ गए। अब इसके आगे पढ़ेंगे अपन धारा 5 और धारा 23, ठीक है। धारा 5 जो है इसमें बताया गया आपका पद मुक्ति, रिमूवल, मतलब इनको पद से हटाया कैसे जाएगा। वैसी धारा 23 में बताया गया है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कैसे हटाया जाएगा। समझ गए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें पद मुक्ति, है ना। देखिए, तो अब आज की क्लास शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पद मुक्ति या रिमूवल, मतलब जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उन्हें हटाया कैसे जाएगा उनके पद से, है ना। पद मुक्ति देखेंगे। तो देखें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कैसे हटाया जाएगा ये धारा 5 में बताया गया, सेक्शन 5। जबकि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कैसे हटाया जाएगा ये धारा 6 में बताया गया, सेक्शन 6। धारा 5 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया है और धारा 6 में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को पद से हटाने की प्रक्रिया है। देखो, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं वो 3 तरीकों से पदमुक्त हो सकते हैं, ठीक उसी तरीके से राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो है ये भी 3 तरीकों से पदमुक्त हो सकते हैं। और वो 3 तरीके क्या है? एक, त्यागपत्र देकर के, बाय रेजिग्नेशन, ठीक है, त्यागपत्र देकर के अपना पद छोड़ दें बाय रेजिग्नेशन। दूसरा, विशेष प्रक्रिया द्वारा, बाय ए स्पेशल प्रोसीजर, ठीक है, विशेष प्रक्रिया द्वारा। और तीसरा, डायरेक्ट यानी सीधे हटाया जाना। So there are 3 ways of removal for the chairperson members of NHRC, and these are: first the resignation, second special procedure, and third one is direct removal, सीधे हटाया जाना।
एक तो त्याग पत्र देकर के हट सकते हैं, एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा हट सकते हैं, और एक डायरेक्ट यानी सीधे हटाया जा सकता है। ठीक वही 3 प्रक्रिया यहां पर भी होगी। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भी 3 तरीकों से हटेंगे, एक त्याग पत्र द्वारा, एक विशेष प्रक्रिया द्वारा, ठीक, और एक डायरेक्ट। ठीक है, त्याग पत्र, हाँ धारा 23 होगा बेटा, 5 के आगे 6 लिख दिया। कंपैरिजन में इधर लिखे थे ना अपन, है ना, ये देखो 5 और 23, बस वही 23 रहेगा। ठीक है, धारा 5 और धारा 23 के अंतर्गत आपका पद मुक्ति की प्रक्रिया है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, समझ गए? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 3 तरीकों से हटेंगे। ठीक वैसे ही 3 तरीकों से राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भी हटाए जाए। तो 3 तरीके क्या है? त्याग पत्र, विशेष प्रक्रिया और डायरेक्ट हटाया जाना। समझ गए? अब देखो, देखें, हमेशा एक चीज याद रखना है, एक थंब रूल है जो हर जगह लागू होगा कि कोई व्यक्ति त्याग पत्र उसे ही देगा जो उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, एम्प्लॉय विल सबमिट इट्स रेजिग्नेशन टू देयर एम्प्लॉयर ऑलवेज। जो नियुक्ति करता है उसे ही त्याग पत्र दिया जाएगा। यानी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यानी ये त्याग पत्र भी किसको देंगे? अपना राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो है वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे, और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य किसको देंगे? राज्यपाल को, क्योंकि वो उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक, अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को अगर विशेष प्रक्रिया से हटाना है तो वो भी राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाएगा। ठीक है, विशेष प्रक्रिया से और डायरेक्ट अगर हटाया जाना है तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा। ठीक, लेकिन अगर राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो राज्य मानवाधिकार आयोग में त्यागपत्र तो अध्यक्ष और सदस्य देंगे राज्यपाल को, लेकिन विशेष प्रक्रिया से या डायरेक्ट हटाना होगा तो इन्हें भी राष्ट्रपति ही हटाएंगे, ये याद रखेंगे। मतलब चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या राज्य मानवाधिकार आयोग हो, अध्यक्ष और सदस्यों को विशेष प्रक्रिया या डायरेक्ट हटाना यह राष्ट्रपति का दायित्व है, मतलब राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रपति ही हटाएंगे, चाहे वो एनएचआरसी के अध्यक्ष सदस्य हो चाहे एसएचआरसी के, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य। बस त्याग पत्र वो उसको देंगे जो उनकी नियुक्ति कर रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को, और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को। ठीक है, बाकी विशेष प्रक्रिया से कौन हटाएंगे? राष्ट्रपति ही हटाएंगे। यानी याद रखें कि विशेष प्रक्रिया और डायरेक्ट हटाया जाना ये दोनों के लिए सेम होगा। समझ गए? अब एक बात देखो बेटा, जैसे विशेष प्रक्रिया से हटाया जाना या डायरेक्ट हटाया जाना, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर राष्ट्रपति को कोई शिकायत मिलती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के बारे में, तो अगर शिकायत मिला तो भाई शिकायत मिला तो जांच करेंगे कि जो शिकायत मिली है वो सही है, और जांच में अगर वो दोषी पाया जाएगा तब उसको हटाएंगे। तो जब राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के बारे में राष्ट्रपति को शिकायत मिले कि भाई ये लोग कदाचार कर रहे हैं, मिसबिहेवियर मतलब अपने पद का दुरुपयोग करना, तो राष्ट्रपति फिर उसकी जांच करवाएंगे, जांच में दोषी पाए जाएंगे तो उनको पद से हटाया जाएगा। यह विशेष प्रक्रिया, डिटेल देखते हैं अभी अपन। और डायरेक्ट हटाया जाना क्या है? साफ साफ दिख रहा है कि इस चीज में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इसमें संलिप्त हैं या ऐसे हैं, तो उनको डायरेक्ट हटा दे। मेरी बात समझ रहे? शिकायत के आधार पर जांच करवा करके पद से हटाना विशेष प्रक्रिया है, और कुछ चीजों में जिसमें प्रूफ हो जाए पहले ही
कि ये कार्य में ये लोग लिप्त है तो उनको पद से हटाना, वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब उसमें कोई प्रक्रिया नहीं होगी, प्रूव्ड है कि इन्होंने ऐसा किया, डायरेक्ट हटा देंगे राष्ट्रपति, ठीक। और विशेष प्रक्रिया मतलब इसमें जांच होगी, उसके बाद हटाया जाए। समझ पाए बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है? अब पहले देखते हैं विशेष प्रक्रिया। स्पेशल प्रोसीजर, विशेष प्रक्रिया मतलब देखिए, विशेष प्रक्रिया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हो या राज्य मानव अधिकार आयोग हो, दोनों के लिए सेम होगी, सेम होगी ना, ठीक। देखो सबसे पहले आधार क्या होगा, किस आधार पर विशेष प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? तो याद रखें, दो आधार है। एक आपका कदाचार, इंग्लिश में बोलेंगे इसको मिसबिहेवियर, और दूसरा शारीरिक असमर्थता, फिजिकल इनकैपेबिलिटी, ठीक। यदि राष्ट्रपति को यह शिकायत मिलती है कि राष्ट्रीय या राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य या तो कदाचार में संलिप्त है या शारीरिक रूप से असमर्थ है, तो फिर राष्ट्रपति विशेष प्रक्रिया से उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, ठीक। तो याद रखेंगे कि विशेष प्रक्रिया से दो ही आधार पर हटाया जा सकता है, एक शारीरिक असमर्थता और दूसरा कदाचार, मिसबिहेवियर कदाचार, एंड फिजिकल इनकैपेबिलिटी शारीरिक असमर्थता। कदाचार का मतलब होता है अपने पदीय शक्ति का दुरुपयोग करना, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, जो शक्ति मिली हुई है उस शक्ति का दुरुपयोग करना कदाचार कहलाता है। मेरी बात समझ में कि नहीं समझ में? भाई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष है, अब उसका किसी से खुन्नस है मान लो, तो जबरन उसको मानव अधिकार के उल्लंघन के मामले में फंसा दे, और फिर यह बात पता चल जाए कि इसने जबरन उसको फंसाया, तो यह कदाचार है, पदीय शक्ति का दुरुपयोग, ठीक। दूसरा शारीरिक असमर्थता। शारीरिक असमर्थता मतलब किसी ने कंप्लेन कर दिया राष्ट्रपति के पास कि भाई ये जो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य है वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, 4 लोग उठा करके लेकर के आ रहे हैं तो बैठ रहे हैं, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ रहे, शारीरिक रूप से असमर्थ है काम करने के लिए, ठीक। समझ रहे हो? हाथ नहीं चल रहा है, 2 लोग पकड़ करके सिग्नेचर कर रहे हैं, शारीरिक असमर्थता। तो राष्ट्रपति को जब ये सूचना मिलेगी, ये शिकायत मिलेगी, तो डायरेक्ट थोड़ी हटा देंगे, जांच करेंगे ना, ठीक। तो शारीरिक असमर्थता और कदाचार के आधार पर विशेष प्रक्रिया से हटाया जाता है। अब देखिए प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसीजर क्या है। देखिए जैसी राष्ट्रपति को शिकायत मिलेगी, देखिए शिकायत प्राप्त होने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जांच का निर्देश देंगे, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग द कंप्लेंट, प्रेसिडेंट में इंस्ट्रक्ट द सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर रिसीविंग द कंप्लेंट प्रेसिडेंट में इंस्ट्रक्ट द सुप्रीम कोर्ट to conduct an inquiry in this regard, मतलब इसमें राष्ट्रपति जांच का निर्देश देंगे, ठीक। देखिए यदि सुप्रीम कोर्ट अपनी जांच रिपोर्ट में इन्हें दोषी पाए, तब राष्ट्रपति आदेश जारी कर इन्हें पद से हटाएंगे, ठीक है। इफ दे फाउंड कन्विक्टेड, इफ दे फाउंड गिल्टी इन द रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इफ दे फाउंड गिल्टी इन द रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, the president may remove them
द प्रेसिडेंट मे रिमूव देम बाय एन ऑर्डर। मतलब अगर इस जांच रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये दोषी हैं, कदाचार के दोषी हैं या शारीरिक रूप से असमर्थ है, तब फिर राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके उन्हें पद से हटा देंगे। यह है विशेष प्रक्रिया। बात समझ में आई? तो इसमें प्रमुख रूप से जो फैक्चुअल चीजें याद रखनी है वो ये है कि पहली बात, विशेष प्रक्रिया से हटाने का आधार क्या है? दो, कदाचार और शारीरिक असमर्थ। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। कैसे हटाएंगे? एक आदेश के माध्यम से, आदेश जारी करके। और प्रक्रिया क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में अगर गिल्टी प्रूव्ड है तब राष्ट्रपति उसको हटाए। मेरी बात समझ में आई? तो ये इस तरीके से आपका विशेष प्रक्रिया है हटाने। दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक? उसके बाद देखिए, अगला है आपका डायरेक्ट हटाया जाना या सीधे हटाया जाना। डायरेक्ट रिमूवल, ये भी दोनों के लिए सेम होगा। डायरेक्ट रिमूवल, ठीक है ना? सीधे हटाए। अच्छा देखें, जहां पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है वहां पर जांच करेंगे, दोषी पाएंगे तो हटाएंगे। जहां पर प्रूव्ड है कि ये दोषी है कुछ मामलों में, वहां पर डायरेक्ट हटा देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ध्यान दें सबसे पहले कि सीधे हटाए जाने से आशय है कि इसमें किसी प्रकार की जांच नहीं होगी। डायरेक्ट रिमूवल मीन्स नो एनी इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड। किसी प्रकार की जांच नहीं होगी, बल्कि राष्ट्रपति अपने आदेश से निम्न आधार पर सीधे हटाएंगे। Although president will remove directly by his order on the following basis। मतलब राष्ट्रपति जो है डायरेक्ट हटाएंगे, जो आधार में बताने जा रहा हूं, है ना? अब देखो वो कौन कौन सी चीजें होंगी जब डायरेक्ट हटाया जाएगा। ठीक? तो देखो, यदि किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है, ठीक है, इस पर फोकस करेंगे, दिवालिया। ठीक है? यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया, ठीक है, डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो यहां पर दो बातें याद रखनी है कि दिवालिया घोषित कौन करता है? तो सक्षम न्यायालय घोषित करती है ना? और दिवालिया कौन है? जिसकी रीपेमेंट कैपेसिटी, मतलब जो उसने लोन लिया है, उधार लिया है, उसको चुकाने की क्षमता उसकी ना रह जाए तो वो दिवालिया कहलाए। और किसी व्यक्ति को दिवालिया न्यायालय घोषित करती है, ठीक है ना? न्यायालय घोषित करती है। तो अब देखें, अगर न्यायालय ने ही किसी को दिवालिया घोषित कर दिया, यानी प्रूव्ड है, तो जब दिवालिया घोषित कर दिया तो राष्ट्रपति डायरेक्ट उसको आदेश जारी करके हटा देंगे, कोई जांच करने की जरूरत नहीं इसमें, ये डायरेक्ट रिमूवल। समझे बात? दूसरा देखें, मानसिक अस्वस्थता
ठीक है। मानसिक अस्वस्थता, मेंटल इलनेस। अब कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इसे तो डॉक्टर्स घोषित करेंगे, है ना। तो अगर मान लीजिए कि डॉक्टर्स ने यह प्रमाणित कर दिया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है वो पद पर नहीं रह सकता, राष्ट्रपति उसको डायरेक्ट हटा देंगे। तो पहला दिवालिया, दूसरा मानसिक अस्वस्थता, मेंटल इलनेस, ठीक। तीसरा विकृत चित्त, विकृत चित्त, अनसाउंड माइंड। मानसिक अस्वस्थता अलग है, पागलपन, और विकृत चित्त कौन है? सनकी, ऐसे देख रहा है, देखती जा रहा है, घूर रहा है, घूर ही रहा है? विकृत चित्त जी, समझ रहे हो ना। तो ये भी कौन डिक्लेयर करेगा? हाँ, समझिए। तो इस तरीके से जो विकृत चित्त है वो भी पद पर नहीं रह सकता, राष्ट्रपति उसको डायरेक्ट हटा देगा जैसे ही पता चलेगा कोई विकृत चित्त है। मेरी बात समझ में आए? चौथा, सवैतनिक रोजगार, पेड एम्प्लॉयमेंट। सवैतनिक रोजगार, देखिए एक नियम है हमारे देश में कि कोई व्यक्ति एक साथ दो दो नौकरी नहीं कर सकता, दो दो कार्य नहीं कर सकता, और खासतौर पर ऐसे कार्य जिससे उसको बाहर से पैसे मिल रहे हो। पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता, समाज सेवा कर सकता है, लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के या राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बने हैं, वहां से तो वेतन मिल रहा है, कहीं और भी नौकरी ज्वाइन कर ली है, कहीं और भी काम कर रहे हैं ताकि दो पैसा उधर से भी मिले, समझ रहे हो। तो जैसे ही पता चलेगा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उसको हटा दे। सवैतनिक रोजगार, समझ पाए मेरी बात? और लास्ट, नैतिक अधमता के अपराध में दोष सिद्ध हो जाए। नैतिक अधमता के अपराध में दोष सिद्ध हो जाए, कन्विक्टेड इन द ऑफेंसेस ऑफ मोरल टर्पिट्यूड, कन्विक्टेड इन द ऑफेंसेस ऑफ मोरल टर्पिट्यूड। अब देखो बेटा, नैतिक अधमता का अपराध क्या है? मतलब इसको आप ऐसे समझें कि ऐसा अपराध जो नैतिक रूप से गलत माना जाएगा, एथिकली जो बहुत गलत है, वो नैतिक अधमता का अपराध है। जैसे महिला संबंधित अपराध नैतिक अधमता के अपराध है, ठीक। देशद्रोह नैतिक अधमता का अपराध है। तो ऐसे अपराध जो नैतिक रूप से, एथिकली जो सही नहीं है, वो नैतिक अधमता के अपराध की श्रेणी में आते हैं। और अगर किसी सदस्य के ऊपर, या कोई सदस्य जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का या राज्य मानव अधिकार आयोग का, या जो अध्यक्ष है, अगर नैतिक अधमता के अपराध में दोष सिद्ध हो जाता है, मतलब उसको सजा हो जाती है, तब उसको राष्ट्रपति डायरेक्ट पद से हटा देगा। तो ये इतने तरीके हैं जिसके आधार पर डायरेक्ट हटाया जा सकता है। याद हुआ? पहला दिवालिया, दूसरा मानसिक अस्वस्थता, तीसरा विकृत चित्त, चौथा सवैतनिक रोजगार, और पांचवा नैतिक अधमता का अपराध। समझ गए? पहला दिवालिया, दूसरा मानसिक अस्वस्थता, तीसरा विकृत चित्त, चौथा सवैतनिक रोजगार, और पांचवा नैतिक अधमता के अपराध में दोषी। 5 याद हुआ? ये पूछ सकता है, ठीक। नहीं, कोई राज्यपाल का इसमें पावर नहीं है, राष्ट्रपति ही हटाएंगे उसको, दोनों को। ठीक वैसे जैसे हाई कोर्ट में होता है। देखिए, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, चाहे चीफ जस्टिस होते हैं, अगर उनको पद से हटाना है तो राज्यपाल नहीं हटा सकते, राष्ट्रपति ही हटाएंगे, ठीक। ठीक वैसे ही जो राज्य मानव अधिकार आयोग है, इनके भी अध्यक्ष सदस्य को राज्यपाल नहीं हटा सकते, राष्ट्रपति ही हटाएंगे। हाँ, ठीक वैसी, सिमिलरली वैसे, उसी तरीके से। याद हुआ? 5। पहला, अरे जोर से बोलो ना, देख लो बेटा, कसम है सब कुछ बता दूं। किसकी? जिसकी भी खा लो, ठीक, लेकिन उसको निपटाओ मत, बोलो जोर जोर से, ठीक है ना। पहला,
ससुरे नाश्ता नहीं कियो क्या रे? पहला, दूसरा, तीसरा विकृत चित्त, चौथा सवैतनिक रोजगार और पांचवा नैतिक अधमता का अपराध। याद हुआ? पक्का? बोलते तो हो नहीं तुम लोग, हैं? बोल याद होगा ना, याद करना है ना, कॉपी में लिख के रखने से कुछ थोड़ी होगा। चलो, तो ये था पदमुक्ति की प्रक्रिया। याद हुआ? देखो बेटा, सबसे पहले फोकस किस पर करना है? पदमुक्ति की प्रक्रिया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की धारा 5, राज्य मानव अधिकार आयोग का धारा 23। पहले तो ये याद होना चाहिए दिमाग में, क्लियर? ठीक। पदमुक्ति के तरीके दोनों के 3: त्यागपत्र, विशेष प्रक्रिया, डायरेक्ट। त्यागपत्र राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वाले राष्ट्रपति को देंगे, राज्य मानव अधिकार आयोग वाले राज्यपाल को। अब विशेष प्रक्रिया और डायरेक्ट हटाने की शक्ति राष्ट्रपति की है, चाहे वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हो या राज्य मानव अधिकार आयोग। विशेष प्रक्रिया क्या है? 2 आधारों पर 2 चीज की अगर शिकायत मिलती है, कौन कौन सी? कदाचार और शारीरिक असमर्थन। अगर ये 2 शिकायत मिलती है तो इन 2 आधार पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को जांच का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी जांच रिपोर्ट में उनको दोषी पाती है तो राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा देंगे, विशेष प्रक्रिया। ठीक। और डायरेक्ट हटाया जाना क्या है? इसमें कोई जांच नहीं होगी, बल्कि राष्ट्रपति निम्न आधारों पर डायरेक्ट हटा सकते हैं: पहला, दिवालिया; दूसरा, मानसिक अस्वस्थता; तीसरा, विकृत चित्त; चौथा, सवैतनिक रोजगार; और पांचवा, नैतिक अधमता के अपराध में दोष सिद्ध हो जाए तब। समझ पाए? तो ये इस तरीके से। चलो, तो ये था आपका पदमुक्ति। अब पदमुक्ति के बाद देखो बेटा, धारा 3 गठन, 4 नियुक्ति, 5 पदमुक्ति, 6 कार्यकाल। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल क्या होगा, मतलब इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा, ये देखना है ना। तो देखिए, कार्यकाल, टेन्योर, ठीक है ना। कार्यकाल, देखिए कार्यकाल उसी तरीके से। अच्छा, कार्यकाल जब हम देख रहे हैं तो यहां कार्यकाल जो है आपका अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल है ना, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग तो गठन हो गया तो चलते रहेंगे हमेशा। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अपन देखें तो देखें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी, और उसी तरीके से ही आपका राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल क्लियर हुआ। अब देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल बताया गया धारा 6 सेक्शन 6, और राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल बताया जाएगा धारा 24 सेक्शन 24। ठीक है, धारा 24 में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल है। एक बात ध्यान दें बेटा, अध्यक्ष हो या सदस्य हो, इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो जाए, 3 और 70 years विच एवर शैल बी अर्लियर। समझ गए? 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो जाए। इसका मतलब समझे? मतलब मान लो कि कोई व्यक्ति 60 साल में बना है तो 3 साल 63 साल हो जाएगा, तो 3 साल में रिटायर हो जाएगा। लेकिन मान लो कोई 69 साल में बना है तो 70 हो जाएगा, तो 1 ही साल में रिटायर हो जाएगा। तो जो पहले हो उसमें उतना ही उसका कार्यकाल होगा, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष जो पहले हो जाए। याद रखें कि ये पुनः नियुक्ति के लिए
पात्र होते हैं, ठीक है, दे विल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, बट द कंडीशन इज द 70 years हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। मेरी बात समझिए भाई, कोई 60 में बना, 3 साल में रिटायर हो गया, मतलब 3 साल में कार्यकाल खत्म हो गया 63 में, फिर वो बन सकता है अगले 3 साल के लिए, क्योंकि अभी 70 साल नहीं हुआ। ठीक, तो याद रखेंगे कि अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं, परंतु शर्त यह है कि 70 वर्ष ना हुए हो। अगर 70 वर्ष हो गया तो फिर रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। मेरी बात समझ पाए? जो राज्य मानवाधिकार आयोग होगा इसका भी यही है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो पहले हो जाए, और ये भी पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। ठीक है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष जो पहले हो, और ये भी क्या होंगे, आपका पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। कंडीशन वही है, 70 वर्ष पूरा नहीं होना चाहिए। समझ गए? हाँ, कंटिन्यू रह सकते हैं, वो तो सरकार के ऊपर में है ना, सरकार चाहेगी तो कंटिन्यू करवाएगी। ठीक, सरकार नहीं चाहती हटा देगी, दूसरे को अपॉइंट करेगी। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर सरकार चाहे तो पुनः नियुक्ति कर सकती है, रीअपॉइंटमेंट कर सकती है। ठीक, बस कंडीशन ये है कि अगर 70 साल पूरा होगा तो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, 70 साल तक रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। समझ पाए? ठीक, एक और चीज यहां पर याद रखना है, जैसे अगर एनएचआरसी का कोई अध्यक्ष है, सदस्य है, वो एनएचआरसी से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो फिर वो भारत सरकार के अधीन कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता। ठीक वैसी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अगर सेवानिवृत्त हो जाएं, तो सेवानिवृत्ति के पश्चात वो राज्य सरकार में कोई पद धारण नहीं कर सकता। समझ पाए? नोट करके लिखिए तो वही पर ये लिख लियो ना, पुनः नियुक्ति वाला। हाँ, नोट करके लिखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नीचे लिखिएगा, नोट करके लेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य कोई पद धारण भारत सरकार के अधीन लिखेगा, भारत सरकार के अधीन अन्य कोई पद धारण नहीं कर सकते। और राज्य मानवाधिकार आयोग में लिखेगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात, सेवानिवृत्ति के पश्चात राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते। ठीक है, इंग्लिश में एनएचआरसी में लिखेंगे, द रिटायर्ड मेंबर्स और चेयरपर्सन, द रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ चेयरपर्सन shall not be eligible to hold any post, shall not be eligible to hold any post under the union government। राज्य मानवाधिकार आयोग में the retired members and chairpersons of SHRC, the retired members and chairpersons of SHRC shall not be eligible to hold any post under the state government। ठीक है, तो कोई पद धारण नहीं कर सकता। आया समझ में? कोई डाउट यहां तक? चलो ठीक। कार्यकाल, कार्यकाल के बाद क्या आएगा? कार्यवाहक अध्यक्ष, एक्टिंग चेयरपर्सन। अब देखिए, कार्यवाहक अध्यक्ष, एक्टिंग चेयरपर्सन। कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कार्यवाहक अध्यक्ष की व्यवस्था
धारा 7 में की गई है, सेक्शन 7। और राज्य मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में कार्यवाहक अध्यक्ष की व्यवस्था धारा 25, सेक्शन 25। ठीक है। अच्छा देखो बेटा, जैसे कार्यवाहक अध्यक्ष या एक्टिंग चेयरपर्सन क्या है, तो अगर चेयरपर्सन का पोस्ट वैकेंट है, रिक्त हो गया है, अब चाहे किसी भी कारण से रिक्त हो गया हो, चाहे वो रिटायर हो गया हो चेयरपर्सन, ठीक, और नए चेयरपर्सन की नियुक्ति नहीं हुई है, या वो अनुपस्थित है, या बीमार है, या छुट्टी पर है, किसी भी प्रकार से अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है चेयरपर्सन का, तो उसके कार्यों को करने के लिए जब तक उस पद पर स्थायी अध्यक्ष नहीं आ जाता फिर से, तब तक उसके कार्यों को करने के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जिसको कार्यवाहक अध्यक्ष बोलते हैं, एक्टिंग चेयरपर्सन। ये जो एक्टिंग चेयरपर्सन होंगे, एनएचआरसी के लिए एक्टिंग चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना। मतलब देखें कार्यवाहक अध्यक्ष जो होगा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। एक्टिंग चेयरपर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक, किसे नियुक्त करेंगे? हु विल बी अपॉइंटेड? तो देखें एनएचआरसी के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को, मतलब एनएचआरसी के जो सदस्य हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, उन्हीं सदस्यों में से किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करना। ठीक है। कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति आयोग के सदस्यों में से ही, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य हैं? 12। तो 12 में से ही किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते। ठीक, मतलब कब नियुक्त करेंगे? परिस्थितियां क्या होंगी, है ना। परिस्थितियां क्या होंगी? सिंपल सी बात, जब अध्यक्ष का पद स्थायी या मतलब जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, चाहे रीजन जो भी हो, है ना। व्हेनेवर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन इज वैकेंट, जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होगा, राष्ट्रपति वहां पर कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया कार्यवाहक अध्यक्ष क्या होता है, नियुक्ति कौन करता है, किसे नियुक्त किया जा सकता है। सेम यही चीजें यहां पर भी लागू होंगी राज्य मानवाधिकार आयोग में। तो राज्य मानवाधिकार आयोग में नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा बताओ? राज्यपाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में राष्ट्रपति, तो राज्य मानवाधिकार आयोग में राज्यपाल नियुक्त करेंगे। ठीक, किसे नियुक्त करेंगे? राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को। ठीक है, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एसएचआरसी। राज्य मानवाधिकार आयोग में से ही जो सदस्य हैं, उनमें से ही किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करें। परिस्थितियां क्या होंगी? परिस्थितियां क्या होंगी? जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो। ठीक है, जब अध्यक्ष का पद रिक्त। ये हुआ आपका कार्यवाहक अध्यक्ष। समझ में आया कार्यवाहक अध्यक्ष? अब चले आगे। कार्यवाहक अध्यक्ष के बाद में क्या है? सेवा शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन। सेवा शर्तें, है ना। कार्यवाहक अध्यक्ष के बाद क्या आएगा? सेवा शर्त। तो देखिए, जो सेवा शर्तें हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए सेवा शर्तों का उल्लेख किसमें है? धारा 8 सेक्शन 8। ठीक है। और राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए
किसमें हो जाएगा? धारा 26 सेक्शन 26 होगा। अच्छा देखो बेटा, सेवा शर्तें मतलब उनके वेतन भत्तों को तय करना कि उनको कितना वेतन मिलेगा, है ना। तो याद रखें, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके अध्यक्ष और सदस्य का जो वेतन भत्ता है, वेतन भत्ता केंद्र सरकार तय करती है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ता केंद्र सरकार तय करती है। The pay and allowances of chairperson and members of NHRC shall be decided by union government। ये याद रखेंगे बहुत अच्छे से कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद नहीं करती, राष्ट्रपति नहीं करते, केंद्र सरकार करती है, यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। ठीक, उसी तरीके से जो राज्य मानवाधिकार आयोग होंगे, इनके अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते का निर्धारण राज्य सरकार करेगी। ठीक है, मतलब जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ता केंद्र सरकार तय करेगी, और जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य सरकार तय करती है। यानी यह संभव है कि अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ता अलग अलग हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार तय करती है। लेकिन वर्तमान में क्या है, इसे देखिए। देखें, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं, अध्यक्ष का वेतन भत्ता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य है, और सदस्य का वेतन भत्ता जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य है। इसका मतलब अध्यक्ष का वेतन भत्ता 2,80,000, जबकि सदस्य का वेतन भत्ता 2,50,000। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का वेतन भत्ता 2,80,000, मतलब जो वेतन है एक मुश्त जो मिलता है, और सदस्य का जो वेतन है वो 2,50,000। क्लियर? उसी तरीके से जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसके अध्यक्ष का वेतन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य। जो सदस्य होंगे, सदस्य, उनका वेतन भत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समतुल्य, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और यह हो जाएगा आपका 2,50,000 और 2,25,000। क्लियर हुआ? ये वेतन भत्ते होते। आया समझ? और देखें, इनके वेतन भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया सकता, मतलब कम नहीं कर सकते इनके वेतन भत्तों को, ऐसा है। इससे बढ़ेगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है ना, नोट करके लिख लीजिए, इनके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नो एनी नॉन प्रॉफिटेबल डिडक्शन, नो एनी नॉन प्रॉफिटेबल डिडक्शन शैल बी मेड इन देयर सैलरीज। इनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। समझिए? तो ये था आपका सेवा शर्तें। अब देखो, सेवा शर्तें हो गई। अब देखो, यहां से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सेक्शन अलग हो जाएंगे और राज्य मानवाधिकार आयोग का सेक्शन अलग हो जाएगा। अब यहां से 27, 28, 29 बचा राज्य मानवाधिकार आयोग का। तो 27 में अधिकारी और कर्मचारी है,
28 में रिपोर्ट है और 29 ये कहता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कुछ प्रावधान राज्य मानव अधिकार आयोग पर भी लागू होंगे। समझ गए? तो पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अब अनुच्छेद को देखते हैं अपन, ठीक है, मतलब धाराओं को देखते हैं, सॉरी। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो धाराएं हैं, अभी तक कहां तक हम आ गए? 8 तक। अब इसकी धाराओं में धारा 9, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की धारा में, धारा 8 के बाद अगला धारा देखते हैं, धारा 9। और धारा 9 क्या याद किए थे हम लोग? रिक्तियां ऐसे करके याद किए थे, रिक्तियां, ठीक है, रिक्तियां, वैकेंसीज। तो देखो, मतलब धारा 9 ये कहता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय पर रिक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखा, द डिसीजंस ऑफ एनएचआरसी, द डिसीजंस ऑफ एनएचआरसी शैल बी अनअफेक्टेड, the decisions of NHRC shall be unaffected even the vacancy persist। मतलब ये धारा 9 ये बताना चाह रहा है कि जैसे मान लो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 12 सदस्य हैं, मान लेते हैं 5 सदस्य नहीं है, अभी 7 ही है, तो ये कहा जाए उसने कोई निर्णय लिया तो कोई ये कहे कि नहीं उसका निर्णय वैलिड नहीं है क्योंकि पूरे सदस्य नहीं है, ये गलत है। रिक्ति भी होगी तो भी जो भी डिसीजन एनएचआरसी लेगी वो वैलिड होगी, विधि मान्य होगी, यानी रिक्ति का कोई प्रभाव एनएचआरसी के निर्णय पर नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में? समझे? तो बस इतना ही है इस धारा में। इसके बाद अगला है आपका धारा 10, विनियम बनाने की शक्ति। ऐसा याद किए थे ना अपन? अरे हाँ ना भी नहीं बोलते हो, मैं तो करवाया था, अब अपना किए हो नहीं किए हो तो खुद ही जानोगे। हाँ? पहली क्लास वालों को नहीं बोल रहा हूं। धारा 10 में क्या है? विनियम बनाने की शक्ति। अच्छा एक बात बताओ बेटा, चलो, विनियम क्या होते हैं? रूल्स, अधिनियम। अच्छा, इसमें एलएलबी वाले कितने लोग? एलएलबी वाले दोनों, क्या होता है डिफरेंस? है? आओ मैं दिखाता हूं, ध्यान दो। इसको पढ़ते हैं उसके पहले आप ध्यान दो। जो कानून होता है ना, कानून जिसको हम लॉ बोलते हैं, कानून को 4 नामों से जाना जाता है। एक होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अधिनियम, एक्ट, एक होता है नियम, रूल, और एक होता है विनियम, रेगुलेशन। कानून को 4 नामों से जाना जाता है और ये 4 नाम इसलिए हैं क्योंकि इनको बनाने वाले लोग अलग अलग हैं, बनाने वाली संस्थाएं अलग अलग। अब एक चीज देखो, संविधान क्या है? किसी भी देश का मूलभूत कानून होता है, ठीक, जिसे संविधान सभा बनाएगी। अब देखो बेटा, हमारी संविधान सभा ने हमारे देश का संविधान बनाया,
उन्होंने बहुत कुछ सोच समझ करके देश का संविधान बनाया, लेकिन वो जानते थे कि भविष्य में परिस्थितियां बदलेंगी तो हो सकता है कि संविधान में कुछ चीजें छूट गई हो। तो चीजें अगर छूट गई होंगी तो उसके लिए फिर किसी संस्था को हम अलग से कानून बनाने की जिम्मेदारी दें। तो सबसे मूलभूत होता है संविधान, जो संविधान सभा बनाती है। अगर संविधान में कोई बात रह गई है तो उसको पूरा करने के लिए फिर देश की संसद या राज्य की विधान मंडल जो कानून बनाती है उसे अधिनियम या एक्ट कहते हैं। एक्ट मीन्स द लॉ मेड बाय द ईदर पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव। और अगर ये संसद ने अधिनियम बना लिया, संसद तो विधायिका है, उसने अधिनियम बना लिया, कानून बना दिया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कार्यपालिका को करना है। समझ गए? अगर अधिनियम में कोई बातें रह गई हैं तो उन बातों को पूरा करने के लिए फिर सरकार कानून बनाती है। सरकार मतलब मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये जो कानून बनाते हैं उसको हम कहते हैं रूल। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, एक्ट यानी संसद ने बनाया। राइट टू एजुकेशन रूल 2010, रूल मतलब इसको सरकार ने बनाया। समझ में आया? और फिर लास्ट में विनियम। भाई ठीक है, सरकार ने तो बना दिया, लेकिन उसको चलाना किसको है? उस विभाग को चलाना है जिस विभाग से संबंधित कानून है। अब अगर सरकार ने जो नियम बनाया उसमें भी अगर कुछ कमी रह गई है तो उसको पूरा करने के लिए संबंधित विभाग जो कानून बनाता है उसको विनियम कहा जाता है, रेगुलेशन। मतलब जिस विभाग को काम करना है, जब वो अपने लिए खुद कानून बनाता है तो उसे रेगुलेशन कहा जाता है, विनियम कहा जाता है। समझ गए? इसलिए देखें, धारा 10 में कानून बनाने, नियम बनाने की शक्ति नहीं लिखा गया है, यहां बोला है विनियम। मतलब आयोग को स्वयं काम करने के लिए अपने लिए जो कानून बनाना होगा उसकी शक्ति। समझ पाए? तो विनियम बनाने की शक्ति, पावर टू मेक रेगुलेशंस, सेक्शन 10। समझे? एक में ही सबको जोड़ दे रहे थे। हाँ? एक में ही जोड़ दिए थे तुम लोग सब चीज को, अधिनियम, कानून, नियम। ठीक? तो ये इस वजह से होता है। तो देखो, विनियम बनाने की शक्ति मतलब, विनियम मतलब अब समझ गए? विनियम मतलब ऐसा कानून जो आयोग को अपने लिए बनाना है। तो जिसको अपने लिए बनाना है मतलब वही बनाएगा। विनियम मतलब वही संस्था बनाएगी। तो देखें, सबसे पहली बात, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने अधिवेशन कार्य करने की प्रक्रिया के लिए विनियम बना सकेगी। ठीक है? NHRC shall make regulation for their assemblies and their working procedure। मतलब देखो, अधिवेशन मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बैठक कब कब होनी है, अधिवेशन, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कैसे कार्य करेगी, है ना, किस तरीके से कार्य करेगी, उसके लिए वो खुद अपने लिए विनियम बनाएगी। ठीक? और याद रखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से मतलब NHRC की ओर से यह विनियम, देखें, महासचिव बनाएंगे। ठीक है? द जनरल सेक्रेटरी ऑफ NHRC, the general secretary of NHRC will make regulation on behalf of NHRC। आपको बताया था कि NHRC में अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं और महासचिव होते हैं।
जो आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। तो महासचिव जो है एनएचआरसी के लिए विनियम बनाएंगे, मतलब महासचिव तय करेंगे कब कब बैठकें होंगी, कार्य करने की प्रक्रिया क्या होगी, ये एनएचआरसी। समझ पाए विनियम क्या होता है? तो ये धारा 10। अब उसके बाद अगला और लास्ट है इसमें, धारा 3 से धारा 11 तक था, अधिकारी एवं कर्मचारी वृंद। ठीक है, ऑफिसर्स एंड स्टाफ्स, मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में और राज्य मानव अधिकार आयोग में अधिकारी और कर्मचारी कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो देखो अधिकारी एवं कर्मचारी वृंद दोनों में होंगे। देखो एनएचआरसी के लिए ये किसमें बताया गया है? धारा 11 में, एनएचआरसी के लिए धारा 11 में, और एसएचआरसी के लिए धारा 27। देखें लास्ट हम 26 पर छोड़े हैं उसको, एसएचआरसी को, तो धारा 27 अधिकारी एवं कर्मचारी वृंद। ठीक है, धारा 27 अधिकारी एवं कर्मचारी वृंद, मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग में कौन कौन से अधिकारी और कर्मचारी होंगे, ये समझ गए? तो देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 3 प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी होंगे। ठीक, एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में महासचिव होंगे, जनरल सेक्रेटरी। ठीक, एक आपका अन्वेषण अधिकारी होंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और इसके बाद कर्मचारी होंगे। उसी तरीके से राज्य मानव अधिकार आयोग में भी एक सचिव होंगे, यहां पर भी एक अन्वेषण अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे। ठीक, और यहां पर भी कर्मचारी होंगे। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में जनरल सेक्रेटरी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड स्टाफ होंगे। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में सेक्रेटरी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और स्टाफ होंगे। याद रखें ये पूरा अधिकारी और कर्मचारी वृंद एनएचआरसी को केंद्र सरकार उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, द ऑफिसर्स एंड स्टाफ्स शैल बी प्रोवाइडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू द एनएचआरसी, केंद्र सरकार देगी, और एसएचआरसी को राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द ऑफिसर्स एंड स्टाफ्स। समझ पाए? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग को जो अधिकारी और कर्मचारी वृंद है वो कौन दिलवाएगा? केंद्र, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को केंद्र सरकार और राज्य मानव अधिकार आयोग को राज्य सरकार। अब देखो महासचिव, याद रखिए आईएएस रैंक के अधिकारी होंगे। ठीक, जो पहले ही बता चुका हूं आपको इसको, जो भारत सरकार के अधीन सचिव के पद पर हो। ठीक है, आईएएस रैंक ऑफिसर हु इज वर्किंग एज सेक्रेटरी अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। समझ गए ना? जब एक आईएएस बनते हैं तो 8 साल बाद वो कलेक्टर हो जाते हैं, और 5 साल और कलेक्टरी करने के बाद यानी 13 साल बाद वो सचिव बन जाते हैं। तो राज्य सरकार में सचिव होते हैं और सीनियर होते हैं तो डेपुटेशन में भी चले जाते हैं केंद्र सरकार में। तो जो भारत सरकार के अधीन कम से कम सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी हैं वो महासचिव बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन होंगे? तो याद रखें डीजीपी रैंक के अधिकारी है ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अन्वेषण अधिकारी होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और कर्मचारी कितने होंगे? जितने आवश्यक हो उतने कर्मचारी रखे जा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट।
कर्मचारी की तो भर्ती होगी एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, समझ गए ना? परीक्षा में क्लर्क बनेंगे तो क्लर्क वगैरह जाकर के वहां बैठेंगे स्टेप से। अच्छा, सचिव देखो, सचिव कौन होगा? ये भी आईएएस रैंक अधिकारी होंगे, ठीक, लेकिन कौन? जो राज्य सरकार के अधीन सचिव के पद पर हो, हु इज वर्किंग एज सेक्रेटरी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आया समझ में? आईएएस रैंक के अधिकारी सचिव बनेंगे जो राज्य सरकार के अधीन सचिव के रैंक पर हो कम से कम। ठीक, अब देखो, अन्वेषण अधिकारी देखें, एनएचआरसी में डीजी रैंक के अधिकारी बनते हैं, एसएचआरसी में आईजी रैंक के अधिकारी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी पुलिस महानिरीक्षक पंक्ति के अधिकारी जो है वो अन्वेषण अधिकारी बनेंगे, आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और कर्मचारी फिर वही आवश्यकता अनुसार एज पर रिक्वायरमेंट उपलब्ध करवाए। ठीक, तो ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, पूरा कंप्लीट हो गया। राज्य मानव अधिकार आयोग में 2 सेक्शन बचे। सेक्शन 28 राज्य मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट है, और सेक्शन 29 है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कुछ प्रावधानों का राज्य मानव अधिकार आयोग पर लागू होना। मतलब जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए जो प्रावधान बताया गया ना, वो प्रावधान राज्य मानव अधिकार आयोग पर भी लागू होते हैं। मेरी बात समझिए? जैसे कुछ प्रावधान, मतलब इसको देखिए, जैसे विनियम बनाने की शक्ति है ना धारा 10 के अंतर्गत, तो विनियम कौन बनाता है? आयोग स्वयं। आयोग की बिहाफ पर कौन बनाएगा? महासचिव। तो धारा 29 के अनुसार यही उस पर भी लागू होगा। राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए विनियम राज्य मानव अधिकार आयोग बनाएगी, और राज्य मानव अधिकार आयोग की ओर से कौन बनाएगा बताओ? राज्य मानव अधिकार आयोग की तरफ से कौन बनाएगा? सचिव बनाएगा ना, यहां महासचिव होता है, महासचिव होता है। तो धारा 29 ये कहती है। क्लियर हुआ? तो वहां 2 सेक्शन बचे, धारा 28 और धारा 29। धारा 28 में रिपोर्ट है, जब हम एनएचआरसी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो दोनों को मिलाकर के पढ़ेंगे। ठीक है, और धारा 29 बस इतना बताती है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के ही कुछ प्रावधान राज्य मानव अधिकार आयोगों पर भी लागू होंगे। इसका मतलब यहां पर चैप्टर 2 और चैप्टर 5 दोनों खत्म। आया समझ में? पक्का कि नहीं आया? तो ये था आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 5। कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, 4 आगे।